हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी में आपका स्वागत है। इट इज़ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी ऑन अन अकेडमी और मैं हूं निशांत श्रीवास्तव। बच्चों, वर्ष 2000 से इस क्षेत्र में कार्यरत हूं। 9 अलग अलग राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुका हूं। अगस्त्य आईएएस, कुमार आईएएस, अपराजिता आईएएस, पैरामाउंट आईएएस मिशन जैसे संस्थानों के माध्यम से बाय क्वालिफिकेशन एमए एमफिल हूँ और बहुत सारे मैगजीन्स में मैंने अपने आर्टिकल्स लिखे हैं। आप मुझे t.me _निशांत श्रीवास्तव पे फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है जिससे कि आपको मेरी क्लासेस की सारी जानकारियां मिल सकेंगी। आज बच्चे आप लोग प्लीज़ इसको शेयर कीजिए सारी चीज़ें को, और क्लासेस में बहुत सारे नई नई चीज़ें आप लोगों को मिला करेगी। तो बच्चों, अब मैं बताऊं तो अन अकेडमी का लर्निंग ऐप आपको देता है अनलिमिटेड बेनिफिट्स लाइक डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, लाइव टेस्ट क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस जो 24/7 होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, जो डाउनलोड किया जा सकता है गूगल प्ले स्टोर से अगर आपके पास में एंड्रॉयड वर्जन का फोन है, और ऐप स्टोर से अगर आपके पास फोन है एप्पल। और आप अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके जैसे ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको 15,519 प्लस कोर्सेस मिलते हैं। बच्चों, अनलिमिटेड कोर्सेस, हर एक सेगमेंट के कोर्सेस। और आपको जब भी सब्सक्रिप्शन लेना हो आप मेरे कोड निशांत 1 का यूज कीजिएगा। यस, दिस इज माय कोड एंड यू विल गेट इंस्टेंट 10% ऑफ ऑन माय कोर्स। और आपको क्या मिल सकता है? आपको मिल सकता है पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी की समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट, कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस स्ट्रेटजीज एंड आंसर राइटिंग कोर्सेस। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है जो 2 डिफरेंट सेगमेंट्स में अवेलेबल होता है। 2 डिफरेंट सेगमेंट्स में डेली लाइव क्लासेस प्लस कोर्सेस में आपको मिल सकते हैं। टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सीरीज मिलेगी और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, जिसके लिए 1 ईयर का 49,500 की फीस है, जो कि आप 44,550 बाय यूजिंग माय कोड। 72,000 2 इयर्स की फीस जो कि 64,800, और 3 इयर्स का कोर्स 81,000 में बाय यूजिंग माय कोड आपको मिल सकेगा। Yes, it is an interactive discount on using my code. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का 69,500 का है, जो कि आप मेरे कोड का यूज करके 62,550 में ले सकते हैं। और 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन 96,000 में अवेलेबल होता है। 3 इयर्स का सब्सक्रिप्शन 126,900 में अवेलेबल होता है। आपको प्लस कोर्स के बेनिफिट्स के साथ साथ पर्सनल कोच मिलेंगे, आपको डेली मेंस की क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक दिया जाता है। और आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो इससे अभी बेनिफिट होगा, क्यों? क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो फीस है वो बढ़ने वाली है, बहुत जल्दी ही बढ़ने वाली है। अब आप चाहें तो सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं, जो 1 ईयर 27,500, 24,750 में मिलेगा, 2 इयर्स 36 और 3 इयर्स 45,000 में मिलेगा बाय यूजिंग कोड निशांत 1। बच्चों, कॉन्टेस्ट एक हो रहा है जिसमें आप लोगों को मैंने बताया है कि 45 मिनट्स के 60 क्वेश्चंस का कॉन्टेस्ट है। दैट इज 13 कॉम्बैट, 66 सेक्शंस, रिलेटिव स्कोरिंग और फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट है। बच्चों, अब हमारे पास सिर्फ 6 महीने हैं। मैं बार बार इसको नॉक कर रहा हूं। 27th जून इज द डे ऑफ डिसीजन कि प्रिलिमिनरी आपने कैसे तैयार किया है, और उसको आप कैसे देख सकते हैं? उसको आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में। और अन अकेडमी आपको प्रिपेयर करने के लिए जितने भी 21 दिसंबर से नए बैचेस स्टार्ट कर रहा है, और इसमें आपको मालूम है कि इसमें प्रिलिमिनरी के बैचेस 1 ईयर के हो रहे हैं, जो 2021, 22, 2023 तीनों साल के लिए किए जा रहे हैं। आप इनरोल कराइए। और बाइलिंगुअल बैच स्टार्ट हुआ है, जो कि स्टार्ट हुआ है 2021 के लिए, 2022 के लिए और 2023 के लिए। बच्चों, आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट मैंने बताया कि बढ़ने वाला है। आप अगर अपने पर्सनल मेंटर, पर्सनल कोच के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो गो विद इट।
और कस्टमाइज स्टडी प्लानर और बूस्टर सेशन मिलेगा आपको, हाई इंटेंसिव वर्कशॉप्स मिलेंगे, प्रैक्टिस वर्क मिलेगा डेली, और आप मेंस की टेस्ट सीरिंग इवैल्यूएशन के साथ कर सकते हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यू हैव टू अपग्रेड इट। बच्चों, आप मेरी क्लासेस मंडे टू सैटरडे 10 बजे रात में ले सकते हैं। इस मंथ में दो एक शेड्यूल मैंने किया है, उन शेड्यूल को आप करिएगा। बहुत अच्छी 3-3 4-4 घंटे की क्लासेस हम लोगों ने वो शेड्यूल किया है। वो किया है हमने आफ्टर औरंगजेब और जो 1857 तक की क्या कंडीशन है उस पे। बच्चों, ये दो सीरीज मैं लेकर के आ रहा हूं। आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस वेरी सून। यूट्यूब पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मंडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 7 PM पे, और जो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी मेन चैनल जिस पे आप अभी हमारी क्लासेस देख रहे हैं उस पे है। ऑप्शनल चैनल पे 7 बजे शाम में ट्यूसडे एंड सैटरडे ये टाइमिंग है। क्वेस्ट चैनल पे टेस्ट होता है एवरी सैटरडे 5:30 PM। ये है हमारी क्लासेस का शेड्यूल, और इस क्लासेस के शेड्यूल को आप फॉलो कर सकते हैं। बच्चों, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। अभी हम लोग कुछ नई चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो हम लोग एक पेपर होता है पेपर 4। इस पेपर 4 में एथिक्स के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं। 1-2 दिन के अंदर अंदर इसका वीडियोस में डालने वाला हूँ कैसे पेपर 4 को प्रिपेयर करें। क्योंकि बच्चों, ये पेपर 4 का प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो ये पेपर 4 का प्रिपरेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में ये प्रिपरेशन किया जा सकता है। आप मेरे साथ शॉर्ट टर्म में इस प्रिपरेशन को कर लेंगे, और अगर इस प्रिपरेशन को हम लोग कवर अप कर लेंगे जनवरी एंड या फरवरी के फर्स्ट वीक होते होते, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका 25% मेंस का सिलेबस कवर अप हो गया। तो इसके लिए हम लोगों को जनवरी से प्लान करना है। तो मैं इसका एक प्रिपरेटरी स्टेज दूंगा। आप लोग के फीडबैक की मुझे रिक्वायरमेंट होगी। आप लोग अगर मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मुझे फीडबैक दे सकते हैं। आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, उसमें मैसेज सेक्शन में जाइए और मुझे सर्च करके आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। बच्चों, इसके साथ ही जो प्रिलिमिनरी है उसका मैं एक स्ट्रेटजी बना कर करके आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, ताकि जो 2021 की स्ट्रेटजी है उसको दी जा सके। और इसके लिए आपको बस देखते रहना होगा, और मुझे अगर कोई ज़रूरत हो आपको तो आप मुझे मैसेज कीजिए। ऐसे आप मेरे ऐप की क्लासेस में जब आ रहे होते तो उस पर भी आप अपने रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं डेली। जैसा कि मैंने बताया कि ये क्लासेस मेरी जो होती हैं दैट इज़ फ्रॉम मंडे टू सैटरडे 10 PM। आप इस 10 PM पे मेरे साथ जुड़ कर करके इस क्लासेस को कर सकते हैं। बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ये एक तो करंट सेगमेंट से कुछ कई मामले ऐसे उठ रहे हैं जिससे जुड़ा हुआ है, और करंट सेगमेंट से जुड़ने के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो पेपर 2 में कई बारी जो कुछ इश्यूज होते हैं उन इश्यूज में ये काम करता है, एंड दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट, यानी विशेष विवाह अधिनियम। अब इसके बारे में आप लोग संभवतः जानते होंगे, लेकिन आज हम लोग इसका पूरी तरह से विश्लेषण करने वाले हैं। ये विश्लेषण आप लोगों को बताएगा कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है, उसका क्या रिलेवेंस है, क्या रोल है। बच्चों, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, मैं आप लोगों को एक पेपर 4 में एक एक्सक्लूसिव टॉपिक आता है केस स्टडीज़, उसके बारे में भी कुछ आप लोगों को डिटेल शेयर करने वाला हूं। तो देखते रहिए इधर के कुछ वीडियोस, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए। बच्चों, आप लोग शेयर करेंगे तब सारे लोग को पता रहेगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे कैसे कोई नई आइडियाज़ मिलेंगे। तो उसके लिए आप लोग इन क्लासेस को शेयर जरूर करें। अब सबसे पहले विशेष विवाह अधिनियम, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट, और ये एक्ट 1954 में स्टैब्लिश हुआ। सिंपल सी चीज। अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, देखो सोशल पर्सपेक्टिव में इंडियन कॉन्टेक्स्ट अलग है, और फॉरेनर जो वेस्टर्न कल्चर अलग है। हर जगह की अलग अलग सी चीज़ें हैं।
इंडियन कल्चर में मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। सोशल पर्सपेक्टिव इसका बहुत है और ये इंडियन कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है। एक इंडियन कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है। भारतीय संस्कृति इससे जुड़ी हुई है। आप देखते हैं मैरिजेस, खासकर इंडियन कल्चर में मैरिज एक इवेंट होता है। किसी की भी जीवन का जो सबसे मेजर इवेंट माना जाता है वो मैरिज माना जाता है। लाइक वेस्टर्न कल्चर के बारे में आई एम नॉट सेइंग कि कल्चर ज़्यादातर जो होता है वहाँ पे मैरिज इज नॉट दैट मच मीन्स सीरियस जैसा कि भारत में होता है। भारत एक बहुत मैरिज को बहुत महत्व दिया जाता है सोशल पर्सपेक्टिव से भी। बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप देखते होंगे लोग कहते हैं कि मैरिज और उसमें जो हर आदमी का, चाहे वो अगर कोई भी हो, भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे सबके लिए विवाह एक सपना होता है। अब बेटी के माँ बाप के लिए, बच्चे के माँ बाप के लिए, युवक युवतियों के लिए एक सपना होता है। ये एक ड्रीम होता है जिसको वो लोग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। फॉरेन में जैसे कि कहा जाता है, मैंने बोला ना कि एक फॉरेन के एग्जाम्पल्स जो रिश्ते का एग्जाम्पल होता है वहाँ डिफरेंट होता है। वहाँ हालांकि आजकल मेजर हम लोग भी उसको उस कंसेप्ट को कवर अप करते जा रहे हैं। कई बारी उस कंसेप्ट को आप देखेंगे तो फॉलो भी कर रहे हैं। चेंजिंग ट्रेंड है। अगर हम लोग बात करें तो आज के दिनों में ये एक चेंजिंग ट्रेंड हो गया है कुछ कल्चर्स को अडॉप्ट करना, क्योंकि आज के दिनों में कोई बंधन में नहीं बंधना चाहता। तो कई बार क्या होता है कि आप देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आज की एक कॉमन प्रैक्टिसेस इंडिया में भी धीरे धीरे होती जा रही हैं। फॉरेन का तो मैं बताता ही हूँ कि भाई फॉरेन में एक चीज़ होती है, जैसे मैं बात करूँ तो कहा जाता है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बोल रहा है कि देखो, तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे, हम दोनों के बच्चों को पीट रहे हैं। कहने का मतलब वहाँ पे शादी किसी से हुई, किसी के बच्चे हुए, फिर दूसरी शादी हुई, फिर तीसरी शादी हुई, मतलब दैट इज डिफरेंट वहाँ सिनेरियो। वहाँ पे वहाँ पवित्र बंधन टाइप की चीज़ नहीं मानी जाती। वहाँ पे ये माना जाता है कि बस ठीक है, एक सोसाइटी में एक सोशल पर्सपेक्टिव है, एक रिश्ते को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो इसलिए वहाँ पे मैरिज होता है। तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि मैरिज एंड डाइवोर्स इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये जो विवाह है ये न सिर्फ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इसका फैमिली पर्सपेक्टिव भी बहुत है। और सबसे बड़ी बात, इसका सोशल पर्सपेक्टिव भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा है। इंडिया को आप जानते हैं कि ये एक ऐसा इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं और बहुत सारे लोग डिफरेंट रिलीजियस कल्चर के हैं, बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन हैं। भारत विविधताओं का देश माना जाता है और ये माना जाता है कि भारत में जो इंटीग्रिटी है ये इस डाइवर्सिटी में है। इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद एक अगर इंटीग्रिटी है तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा सिनेरियो है। आप अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय जो सोसाइटी है इसमें मैरिज में अगर हम बात करें तो कास्ट एंड रिलीजन यानी जाति एवं धर्म का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और देश के ज़्यादातर हिस्सों में ये एक महत्वपूर्ण मानदंड माना जाता है। ऐसा नहीं माना जाता कि हाँ भाई ठीक है, आज के दिनों में भी हो जाता है, जैसे लोग भाई एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद किए और पसंद करके बोले कि भाई कमिटेड हो गया कि हम लोग एक दूसरे से शादी करेंगे। तो वो शादी सिर्फ ऐसा नहीं होता कि उन दोनों ने कमिटमेंट कर दी तो उनकी कमिटमेंट फुलफिल। उनके कमिटमेंट होने के बाद बहुत सारे जो हर्डल्स होते हैं उनको ये करना पड़ता है। हालांकि इंडियन सोसाइटी की ब्यूटी भी है। अगर इन ब्यूटीज़ को अगर नहीं देखा जाए तो फिर इंडिया में 80% बॉलीवुड की मूवी ना बन पाए। इंडिया में 80% बॉलीवुड की मूवी का थीम ही यही होता है। तो आप ऑब्वियस सी बात समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो कास्ट रिलीजन इसका बहुत अधिक प्रभाव रहता है।
और देश के अधिकांश हिस्सों में कि इसके विवाह का सबसे महत्वपूर्ण मानदंड माना जाता है। इसमें यहाँ पे ये नहीं होता कि भाई लड़का लड़की राजी और क्या करेगा काजी, ऐसा नहीं होता। यहाँ लड़का लड़की के राजी होने से नहीं होता है। एक चेतन भगत की एक नोवेल थी, टू स्टेट्स, पढ़ेंगे उसमें आप देखते होंगे, उसमें उसको पढ़ेंगे ना तो उसमें बड़े इसका अच्छा सा चित्रण किया हुआ है कि भाई जब यहाँ पे इंडिया में अगर दो लड़का मतलब एक लड़के और लड़की में कमिटमेंट होती है तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि सिर्फ वो दोनों एक दूसरे को पसंद करें, ये बड़ी बात नहीं होती। पहले लड़की के घर वालों को पसंद आना चाहिए, उनके लड़का लड़की के घर वालों को पसंद आना चाहिए, उनके रिलेटिव्स को पसंद आना चाहिए, फ्रेंड्स को पसंद आना चाहिए, भाई बहन को पसंद आना चाहिए, मोहल्ले पड़ोसियों को भी लगना चाहिए कि हाँ ठीक ठाक लड़का है, कुछ कमा धमाल लेता है टाइप से होना चाहिए। और सेम अप्लाई होता है कि फिर उसके बाद में फिर लड़की के घर वाले के बाद में लड़के के घर वाले मानने चाहिए, लड़के के पेरेंट्स मानने चाहिए, रिलेटिव्स मानने चाहिए। इन सब लोगों को मानने के बाद कहीं जाके 15वीं 20वीं प्रायोरिटी में उन लोगों का आपस की कमिटमेंट और इन सब चीज़ों को देखा जाता है। ये बट एक अगर हम लोग बात करें तो ये कॉमन प्रैक्टिस है, भारतीय जो मैरिज सिस्टम है उसका एक कॉमन प्रैक्टिस है। और वो बारात ही गया जिसमें फूफा जी न रूठे, फूफाओं का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप अगर देखेंगे तो दो रोल बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं, एक तो फूफा जी और एक मौसा जी। इन लोगों का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है विवाह नाम की जो भारतीय संस्कृति है उसमें। और वो विवाह अगर गांव वाँव में अगर आप बिलोंग करते होंगे तो वो विवाह तब तक अच्छा मतलब वो विवाह में तब तक इंटरेस्ट नहीं आता जब तक फूफा जी न रूठे। और फूफा जी को इसीलिए आप देखते होंगे कि फूफा जी को क्या चीज़ में लगा दिया जाता है कि फूफा जी रूठे नहीं तो उनको लगा दिया जाता है कि एक जगह वो अपना पूरा ईगो सेटिस्फाई कर लेते हैं, उनको बैठा दिया जाता है, देखिए आप बहुत सीरियस हैं और आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप चलिए जो हलवाई है हलवाई का काम संभालिए। अब वो हलवाई का काम संभालने में उनको लगा दिया जाता तो फूफा जी का रूठना खत्म हो जाता, उनको भी लगता कि हाँ उनकी पूछ है और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें उनको लगाया गया है। बाकी और चीज़ में लगाया जाए तो फिर मालूम चलेगा कि का रोक टोक इतना रहेगा कि ये ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल विवाह की बात है। लेकिन हम लोग जो विशेष विवाह की बात कर रहे हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई विवाह तो विवाह है, ये कौन सा विशेष विवाह हो गया? विवाह का मतलब क्या हुआ? एक पुरुष और एक महिला चाहिए और उन दोनों में कमिटमेंट हुआ, इन दोनों को सामाजिक बंधनों से बांध दिया गया और भाई ना तू मेरे साथ 7 जन्मों तक रहेगा और मैं तेरे साथ 7 जन्मों तक, तो ये बंधन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वर्ड मैंने यूज़ किया है स्पेशल मैरिज। तो ये स्पेशल मैरिज क्या है? तो बच्चों स्पेशल मैरिज में क्या होता है कि जब भी इंटर कास्ट यानी अंतर जातीय विवाह हो, वैसी कंडीशन में क्या होता है? स्पेशल मैरिज एक्ट लागू होता है। क्यों जरूरत पड़ी? मैंने अभी अभी यहाँ पे लिखा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में बन गया था, लेकिन इसको लागू कराने की जरूरत क्या पड़ी? तो देखो बच्चों, जब जाति और धर्म इनमें नॉर्मल विवाह का ट्रेडिशन होता है तो वो सामान्य विवाह के अंतर्गत आता है। परंतु यदि अंतर जातीय और या अगर इंटर रिलीजियस विवाह होता है तो वहाँ पे विशेष विवाह अधिनियम का आवश्यकता पड़ती है। अब सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि देश में अगर आप आज देखते हैं तो आज भी कई जगह में अंतर जातीय विवाह, इंटर कास्ट जिसको हम लोग कहते हैं, वो एक सामाजिक अपराध है। एक ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं इंडिया में, मैंने बोला कि विवाह एक सिर्फ एक पुरुष और महिला के बीच का संबंध नहीं रहा, किसी इंडिविजुअल का संबंध नहीं रहा, ये एक सामाजिक ताने बुने से बना हुआ एक संबंध है। ये एक ऐसा संबंध है जिसमें पूरी की पूरी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होता है। फैमिली के साथ साथ आप देखें तो आप अगर देखते हैं तो इसमें जान पहचान मोहल्ले सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो
आज के दिनों में भी इंटर कास्ट मैरिजेस जो है ये सोशल क्राइम माना जाता है, सोशल क्राइम है, उसको बहुत अच्छा नहीं देखा जाता कि है इंटर कास्ट मैरिज, और लोग ज़्यादातर होते हैं। हालांकि महानगरों में इसकी फिर भी भूमिका कम हुई है, लेकिन फिर भी कई स्टेट्स में, कई जगहों पे बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, और इसके कारण कई जो लोग हैं उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। आप देखते होंगे ऑनर किलिंग वर्ड्स आया, और उस ऑनर किलिंग के कारण मालूम चलता कई लोग इसके शिकार हुए। हालांकि इधर फिर से बताऊं कि कुछ वर्षों में इसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी भारत में जाति व्यवस्था बहुत कठोर संरचना है। लोगों से अपेक्षा की जाती है कि अपनी जाति में विवाह करें, और बेसिकली जाति में विवाह क्या करें, माता पिता या रिलेटिव जिसमें बोले कि हाँ नहीं ये ठीक है, हमने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया, अब तुम्हें इससे विवाह करना है तो करें। हरियाणा में विशेषकर कुछ पिछले अगर आप देखते हैं तो 8-10 सालों में ये चीज़ें बहुत उभर कर के आई, और प्रत्येक वर्ष इसमें ऑनर किलिंग जैसे मामले दर्ज हुए हैं। बहुत ये कॉमन प्रैक्टिस रही है ऑनर किलिंग की। ये इतनी अगर मैं बात करूँ, इसका परसेंटेज बहुत हाई रहा, और इसके पीछे रीज़न क्या रहा? इसके पीछे रीज़न रहा स्ट्रिक्ट वहाँ पे जो अगर हम लोग बात करें रिजिड स्ट्रक्चर है आपके कास्ट सिस्टम को लेकर करके, वहाँ फैमिली के जो बोले रिस्पेक्ट से जोड़ करके देखा जाता है। मैरिज मैरिज को फैमिली के रिस्पेक्ट से जोड़ कर देखा जाता है। वहाँ इंडिविजुअल का मतलब नहीं है, वहाँ मतलब है दिस इज द मैटर ऑफ अ फैमिली। और जहाँ फैमिली इन्वॉल्व होती है, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे इनोसेंट्स को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इवन कई फैमिलीज डिस्ट्रैक्ट हो गई, कई फैमिलीज और कई लोग भी मृत्यु का शिकार हुए, उनकी हत्या कर दी गई। और सिर्फ हत्या कर देने से बात नहीं हुई, बात ऐसी है कि इससे कई पूरी की पूरी फैमिलीज तबाह होने लगती हैं। तो ये ऑनर किलिंग के मामले दर्ज होते रहे। अब जैसे मूवीज़ तो है नहीं, मूवीज़ का प्रभाव पड़ता है, तो ये नहीं कि भाई हाँ बस हमने सोच लिया, हमने कमिटमेंट कर लिया, तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे कमिटमेंट को मान लिया जाए या ये चीज़ें मानी जाए। वो फैमिली के एक अगर हम लोग प्रेस्टीज इशू भी होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर हम लोग बात करें कि हाँ जी ये सब तो खैर आप अगर देखते हैं तो सर सिर्फ ऐसा होता है कि जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वगैरह में अवेलेबल होता है, ये सब में अप्लाइड फॉर ऑल होता है। तो इसी कंडीशन में क्या हुआ, तो आप अगर देखते हैं इंटरकास्ट जो मैरिज हुआ वो सामाजिक अपराध माना जाने लगा, और कई जगहों जो बेकसूर लोग हैं उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इस प्रकार हमें एक ऐसे कानून की ज़रूरत पड़ी जो कि जाति और धर्म के विभाजन से उठकर के कई लोग जो कमिटेड होते हैं प्रेम विवाह करने में, और प्रेम विवाह को मान्यता चाहते हैं, तो उन लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक कानून की आवश्यकता पड़ी, उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए। इसलिए अगर आप देखते हैं पार्लियामेंट ने एक अधिनियम, जो विशेष विवाह अधिनियम 1954 था, उसको लागू किया। ये भारत के नागरिकों के लिए मैरिज को एक स्पेशल फॉर्म बनाता है, एक विशेष रूप प्रदान करता है, वो चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। तो कहने का मतलब ये स्पेशल मैरिज एक्ट सेम कास्ट में अगर मैरिज हो रहा है, चलो आपने घर वालों को मना लिया, अरे ठीक है सेम कास्ट भी है, घर वाले भी थोड़ा सा उस समय क्या रहता है कि नॉर्मल रहता है कि हाँ भाई चल सेम कास्ट है, या लड़के या लड़की में से कोई बहुत हाई रैंक्ड हो जाते हैं कि हाँ नहीं बहुत अच्छे हो गए हैं, ये तो आईएएस हैं, आईपीएस है, या कोई बहुत बड़े ये हैं, तो फिर घर वाले थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं। और दूसरा फैक्टर जो उनको लीनियंट बनाता है कि चल भाई ठीक है, लड़के लड़की में इंटरेक्शन हो गया, इन दोनों के बीच में आपस में बातचीत हुई, और दोनों ने एक दूसरे को कमिटमेंट कर दिया कि भाई देख मैं तेरे साथ हूँ, या तुम मेरे साथ है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ ही अपना पूरा जीवन बिताएंगे, एक दूसरे का सर दूसरा क्यों खाए, हम ही लोग एक दूसरे का सर खाते रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपने तो कमिटमेंट कर दी, लेकिन आपको अगर कास्ट और रिलीजन अलग अलग है
तो कास्ट तो फिर भी अगर हम लोग बात करें तो चल जाता है, लेकिन रिलीजन अगर अलग अलग है तो फिर वहाँ पे और भी ज़्यादा परेशानियाँ होती, क्योंकि देखो क्यों परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे इंडिया में जो सिविल लॉ है वो सिविल लॉ कॉमन कोड पे नहीं है, कॉमन प्रोसीजर नहीं है। भारत में जो समान नागरिक संहिता नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, यानी यहाँ पे मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, इन सब के लिए अगर आप रिलीजन अलग अलग है या रिलीजन बेसिस पे लॉज बनाए गए हैं, हिंदुओं के लिए अलग लॉ है, मुस्लिमों के लिए अलग लॉ है, तो सिविल मैटर में डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं। अब अगर दो अलग अलग रिलीजन के लोग मैरिज कर रहे हैं तो उन पे कौन सा एक्ट लागू हो, इसी के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 प्रावधानित करता है, प्रस्तावित करता है। अब मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि स्पेशल मैरिज एक्ट किस लिए लागू किया जाता है। नॉट फॉर जनरल प्रैक्टिस, इट इज यूज्ड फॉर मेजरली इंटर रिलीजियस मैरिज। इंटर रिलीजियस मैरिज, क्योंकि जो इंटर रिलीजियस मैरिज होता है इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होने के कारण क्या होता है, चूंकि सिविल कोड अलग अलग है तो इसलिए सबके जो रूल्स होंगे अलग होंगे, रेगुलेशंस अलग होंगे, रिलीजियस रेगुलेशंस अलग होंगे, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ अलग अलग आपको मैटर और लॉ होने के कारण क्या किया जाता है, इसके कारण जो सिविल मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया जो कि 1954 में बनता है। अब सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट मेनली प्रमुख रूप से अंतर जातीय यानी इंटर इथनिक या इंटर रिलीजियस यानी कि अंतर धार्मिक विवाह से संबंधित है, ये समझ गए। अब अगर मैरिज हुआ तो चूंकि इसका सोशल एक्सेप्टेंस जरूरी है, क्योंकि मैरिज कर लेने से तो नहीं होता, और मैरिज ऐसा तो है नहीं कि हाँ आप गए जाके दो लोगों से केवल मैरिज कर लेने से हो जाएगा, उसका सोशल मान्यता भी होनी चाहिए, कानूनी मान्यता भी होनी चाहिए। तो इस अधिनियम में बेसिकली क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है मैरिज को रजिस्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, मैरिज को सॉरी इसमें मैरिज को किसके थ्रू कराया जाता है, इसमें जो मैरिज होता है रजिस्ट्रेशन के थ्रू वैलिडिटी कराई जाती है। और इसमें क्या होता है, दोनों जो पक्ष हैं यानी कि दो अलग अलग पक्ष हुए, पक्ष का मतलब ये हुआ कि एक ये पक्ष है और ये पक्ष, इन दोनों के बीच में मैरिज हुआ, इन दोनों को अपने किसी भी रिलीजन को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान रखिएगा। नहीं तो क्या होता है कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं है और दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए तो उसमें क्या करना पड़ता है, किसी न किसी को अपने रिलीजन को छोड़ना पड़ता है और उसको रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन को स्वीकार करना पड़ता है। और जब दूसरे रिलीजन को आप अगर स्वीकार कर लेंगे तो फिर उस के अंतर्गत वो विवाह हो जाएगा। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट इसलिए यूज किया जाता है ताकि अगर दो अलग अलग इंटर रिलीजियस हों तो ऐसी कंडीशन में कोई को अपने रिलीजन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने अपने रिलीजन में रहते हुए स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू अपनी विवाह को मान्यता प्रदान कराते हैं। ये जो एक्ट है, ये एक्ट सारे हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट सब के लिए लागू होते हैं और इसको भारत के सभी राज्यों से मान्यता प्रदान की गई है। इसमें भारत में सभी जितने भी राज्य हैं उस स्पेशल मैरिज एक्ट को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि एक राज्य बोले कि जी मैं इसको फॉलो नहीं करता। ये किस पूरे सारे भारतीय राज्य आएंगे। एक चीज मैं इसमें आपको एक नोट बताऊं बच्चों, जो सिविल लॉ है या अगर हम लोग बात करें कोई भी मैरिज के लिए लॉ बन रहा है, डाइवोर्स के लिए लॉ बन रहा है, तो ये सिविल लॉ कॉनकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस लिस्ट में आता है, तो इट कम्स अंडर
कवर्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। ये समवर्ती सूची का विषय है। यानी जो सिविल लॉ है वो किसका विषय हो जाएगा? समवर्ती सूची का। मैरिज, डाइवोर्स, ये सारी चीजें। तो जब सिविल ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है तो इसमें सेंटर और स्टेट दोनों जो होते हैं वो क्या करते हैं? दोनों अपने अपने इस लॉ को फॉलो करेंगे और दोनों इस लॉज को मानेंगे। समझ में आ गया? तो ये जो अधिनियम है मुख्य रूप से क्या करता है? इंटर एथनिक और इंटर रिलीजियस मैरिजेस को मान्यता प्रदान करता है। इसमें किसी भी पक्ष को अपने धर्म को छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वो कानूनी मान्यता उन्हें मिल जाती है। और इसमें ऑलमोस्ट जितने भी रिलीजन हैं सारे रिलीजन्स कवर्ड होते हैं और सारे स्टेट्स भी कवर्ड होंगे। बच्चों, अब इसके ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसका, तो विवाह के लिए सबसे पहली जरूरत है कि इसमें कि दोनों जो पक्ष हैं वो दोनों इसमें सहमत हों। एक प्री रिक्विजिट होती है, जैसे कोई भी कार्य करना होता है तो उसके लिए कुछ पूर्व आवश्यकताएं होती हैं। तो इसकी पूर्व आवश्यकता क्या है? इस विवाह के लिए आवश्यकता है कि दोनों पक्षों की सहमति हो। अगर दोनों पक्ष विवाह के लिए तैयार हो कि नहीं जी, मैं तेरा सर खाऊंगा, तू मेरा सर खाना, तो फिर कोई जाति, कोई धर्म, कोई नस्ल, इन सब में बाधा तैयार नहीं कर सकते। दे कैन नॉट, कास्ट रिलीजन कैन नॉट बी मेक एन ऑब्स्टेकल। दोनों इसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। अब इस एक्ट के थ्रू अगर मैरिज को रजिस्टर्ड कराया गया तो कोई भी जो आफ्टर मैरिज क्या हो जाएंगे? दोनों विवाहित हो जाएंगे। तो उनके जितने सक्सेसर्स हैं, उनके जितने उत्तराधिकारी हैं और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो इंडियन जो सक्सेशन एक्ट है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, उसके अंतर्गत नियंत्रित होंगे, उनके अंतर्गत कंट्रोल किए जाएंगे। यानी ये ऐसा नहीं होगा कि उनके जो बच्चे होंगे उनको संपत्ति से वंचित किया जा सकता है या उन्हें संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। उनके जो उत्तराधिकार के अधिनियम हैं वो उसके अंतर्गत क्या किए जाएंगे? नियंत्रित किए जाएंगे। हालांकि यदि विवाह में हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन धर्म है तो वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत, सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत वो शामिल होते हैं। मतलब कि हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन इन सबको एक ही एक्ट के, मैरिज एक्ट के थ्रू ट्रीट किया जाता है। दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट के या हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत इनको ट्रीट किया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए। ये एमसीक्यूज में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई अगर कोई बौद्ध हैं, जैन हैं या सिख हैं, उनको जो मैरिज, उनका जो सक्सेशन राइट है वो किसके अंतर्गत किया जाएगा? तो उनका सक्सेशन राइट जो होगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत उनको देखा जाता है। अब अगर मैं आगे बात करूं बच्चे, तो इसमें एक और चीज है। ऐसा नहीं कि आज हमने शादी कर ली और कल बोले ना भाई, मैंने तो सोचा था कि आफ्टर कमिटमेंट हम लोग साथ रहेंगे, लेकिन ये तो दूसरे दिन ही मालूम चला कि ये हम लोगों के बीच में विवाद हो गया। और तो हम लोग भाई ऐसा करते कि हो गए मैरिज, हम लोगों ने देख लिया कि भाई एक दूसरे का के साथ नहीं रह सकते, हम लोगों को तलाक चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आज आए और कल छोड़ दिए और चल दिए। ये तब तक वो पिटीशन नहीं दे सकते जब तक कि 1 साल कंप्लीट न हो जाए। मतलब 1 वर्ष तक दोनों को एक दूसरे के साथ, चाहे आप सर फूटे या माथा आपको हाँ कर दिए हैं तो शादी हुई है, तो 1 साल से पहले तलाक की याचिका नहीं दे सकते। स्पेशल मैरिज एक्ट तो आपको मालूम है बच्चे कि आप, मैंने बताया कि भाई इसमें हम लोग किस चीज़ को डील करते हैं। तो इंटर रिलीजियस, या अगर हम लोग बात करें इंटर रिलीजियस के अलावा इंटरकास्ट मैरिजेस को हम लोग रजिस्टर कराते हैं। इसमें कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, ना अपने कास्ट को ना अपने रिलीजन को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और पर्सपेक्टिव जो उनके
एक्ट्स होंगे, जो सक्सेशन एक्ट, उनके उत्तराधिकारियों को मिल जाएगा, दोनों अपने अपने उत्तराधिकारियों को मिल जाएगा। लेकिन कुछ लास्ट ईयर्स में स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो कई और मामले भी उठाए गए हैं। बच्चों, पिछले कुछ वर्षों में इंडिविजुअलिटी और अलग सा, मैंने बोला ना कि जो सोसाइटी का जो चेंजेस हुआ है बड़ा अलग सा हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कई आपने देखा होगा तो निर्णय दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, आपको मालूम है, आर्टिकल नंबर 21 को बहुत मान्यता देता है, जीवन का अधिकार। और इसमें ये मानता है कि जीवन का तात्पर्य ये नहीं है कि बस कोई जी रहा है, जीवन सम्मान के साथ जोड़ा गया है, डिग्निटी के साथ अटैच किया गया है। तो इस समय अगर हम लोग बात करें तो मैरिज, उससे रिलेटेड मामलों में जो इंडिविजुअल की डिग्निटी है वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आती है, जिसको लेकर करके सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय दिए। हाल ही में अगर आप देखते हैं तो सफीन जहान और अशोकन का एक मामला आया था 2018 में, शक्ति वाहिनी वर्सेस इंडियन, अगर हम लोग बात करें संघ या भारतीय संघ की, आया था नवतेज जोहर वर्सेस इंडियन यूनियन। इस तरह के कई मामले अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देखे हैं और उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। और ये निर्णय एक माइलस्टोन निर्णय है, जो इंडिविजुअल के राइट को भी प्रोटेक्ट करता है, इंडिविजुअल को भी प्रोटेक्ट करता है, और कई सारी चीज़ों को वो प्रोटेक्शन करने में काम करता है। बच्चों, वर्ष 2018 में आपने देखा होगा, वर्ष 2018 में एक LGTIB समुदाय के जो मामले हैं उनकी जो सुनवाई की गई थी, वो बेसिकली क्या है, एक नवतेज जौहर वर्सेस इंडियन यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इसमें आईपीसी की धारा थी 377। इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कभी, इस पे मैं एक बार आप लोगों के क्लासेस लूंगा। धारा 377 एक बड़ा इम्पोर्टेंट आईपीसी की धारा थी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा निर्णय आया था, और बहुत चर्चा का भी विषय था ये 377 धारा को असंवैधानिक करार दे देना। और ये सुप्रीम कोर्ट का एक मेजर इम्पोर्टेंट निर्णय था। वो निर्णय, ये नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक सूट दायर हुआ था 2018 में, उसके अंतर्गत ये किया गया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ आईपीसी की धारा 377, इंडियन पिनल कोड की धारा 377 कोई असंवैधानिक नहीं बनाया, बल्कि एलजीटीआईबी समुदाय के सारे व्यक्तियों के अधिकार, जैसे व्यक्तित्व जाहिर करने के अधिकार, कि भाई राइट टू एक्सप्रेस पर्सनालिटी एटसेट्रा को मौलिक अधिकार माना। अब आप समझ रहे होंगे कि भाई व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, ये वर्ड आपको थोड़ा सा अचंभित करने में सफल होगा कि राइट टू एक्सप्रेस पर्सनालिटी, इट इज व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। तो बच्चों, अगर हम लोग देखते हैं तो राइट टू एक्सप्रेस पर्सनालिटी अभी आगे आपको मैं बताऊंगा कि क्या है। और ये जो 377, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस कई बारी पूछा जाता है। अब मैंने बताया कि सिर्फ कुछ महीने बच गए हैं प्रिलिमिनरी में, तो प्रिलिमिनरी में केवल ये नहीं कि करंट ले लिए, करंट लेने का मतलब ही नहीं कि एसीडीसी का तार पकड़ करके लटक गए और बोले कि जी सर हम तो करंट ले रहे हैं, वो करंट नहीं। करंट अफेयर्स जब पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स स्टैटिकली मत पढ़िए। उस करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, बहुत सारे रेफरेंस ले सकते हैं, कई केसेस का रेफरेंस लेते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि विच केस इज एसोसिएटेड करेक्टली या नॉट करेक्टली मैच्ड, और इसमें दे दिया जाएगा कि नवतेज जौहर वर्सेस इंडियन यूनियन डैश, ये हो गया केस, और रिजल्ट
आईपीसी 377 एबॉलिशन या कोई भी इस तरह का चीज दे दिया जाएगा, तो ये मैच करने के लिए दिया जा सकता है। दैट इज क्वाइट कॉमन क्वेश्चंस जो अभी पूछे जाते हैं। अगर हम लोग देखें तो देश में अभी भी अगर हम लोग देखते हैं तो एलजीटीबी आईक्यू जो समुदाय है, उनकी सामाजिक स्थिति में अभी तक परिवर्तन नहीं लाया गया। कहने के लिए तो कहा गया है, ये कॉमन प्रैक्टिस में भी आ रही है, धीरे धीरे लोग कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, बहुत सारे मैरिज एक्ट्स हैं जिसमें ये सब बना हुआ है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो केरल में एक मुकदमा उठा था, और केरल में एक कपल कपल ही कहेंगे अब, तो कपल मतलब दो लोग, कपल का मतलब केवल पुरुष और महिला नहीं होते हैं, आजकल तो पुरुष और पुरुष भी होते हैं, महिलाएं और महिलाएं भी होती हैं, तो कपल का मतलब आजकल पहले वाला नहीं, लेकिन हाँ, ये तो हम यहाँ पे कपल ही कहेंगे। एक हाई कोर्ट में एक कपल थे, उन्होंने इस एक्ट को चुनौती दी। अब इस एक्ट को क्या चुनौती दी? बोला कि भाई ये जो एक्ट है, इस एक्ट के अंतर्गत उन्होंने याचिका दर्ज कराई। बेसिकली उन दोनों ने विवाह कर लिया था, और उन्होंने क्या सोचा कि भाई चलो ऐसा है कि इस विवाह को हम लोग एक कानूनी जामा पहना देते हैं, या रजिस्टर्ड करा लेते हैं। जब वो रजिस्टर कराने पहुंचते हैं तो वहाँ के जो अधिकारी हैं, उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू इसको रजिस्टर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इसको इस एक्ट के अधिनियम में रजिस्टर नहीं करा सकते। तो उन्होंने इसकी संवैधानिकता को ही चुनौती दी। उन्होंने कहा कि भाई ये जो एक्ट है, ये एक्ट उन जोड़ों को जो समलैंगिक हैं, यानी पुरुष 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 महिला हैं, उनके साथ भेदभाव करता है, जो विवाह के माध्यम से अपने संबंधों को औपचारिक मान्यता देते हैं। देखो कई बारी आजकल मैंने बोला ना कि आजकल दुनिया बदल रही है, द वर्ल्ड इज इन चेंजिंग ट्रेंड। सब मामलों में तो आप देखते हैं चाइना वगैरह बड़ा अलग से काम करते रहते हैं। अभी हाल ही में कुछ एक दो रिपोर्ट्स भी आई थी, जिन रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ जो, क्योंकि देखो जो ह्यूमन बॉडीज हैं उसके बारे में प्रेडिक्ट करना है, किसी भी प्रकृति के बारे में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। कई बारी कुछ मामले अपवाद स्वरूप निकल जाते हैं। तो इसमें एक न्यूज़ पढ़ रहा था मैं, तो उसमें मालूम चला कि भाई ऐसा है कि जो पुरुष हैं उनमें भी कई कुछ जो एक दो पुरुष हुए हैं जिनमें जो किसी बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो फिर लगा कि ये तो खैर चलो, अभी तक तो वैज्ञानिकों ने इस पे बहुत ज़्यादा शोध नहीं किया, लेकिन अगर शोध वोध करेंगे तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं तो परेशानी होती है। लेकिन वो उन लोगों के लिए बहुत अगर हम लोग बात करें तो सुखद समाचार है, जो मान के चलिए कि अगर हम लोग बात करते हैं सेम सेक्सुअल मैरिज करते हैं, उन लोगों के लिए ये एक गुड न्यूज़ टाइप की चीज़ थी। तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें उन्होंने कहा कि ये भेदभाव करता है, ये जो मैरिज एक्ट है ये भेदभाव करता है किनके साथ? जो भी लोग गे कपल्स हैं, उन गे कपल्स के साथ भेदभाव करता है। जो चाहते हैं कि विवाह के माध्यम से अपने संबंधों को हम लोग औपचारिक मान्यता प्रदान कर दें, उनको ये क्या करता है? भेदभाव। अब हुआ कि भाई ये भेदभाव कैसे करता है, कहाँ से ये चीज आता है? तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि बेसिकली इसमें स्पष्ट तौर पर तो ये नहीं कहता कि जो गे कपल्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दें, होमोसेक्सुअल्स को ये एक्सक्लूड कर दें, लेकिन इसकी जो भाषा है, देखो बच्चों मैं बार बार बोलता हूँ, पॉलिटी इज ऑल अबाउट द वर्ड्स, शब्दों का खेल है। और अगर उस शब्द में थोड़ा सा भी मिसमैच होगा तो पूरे के पूरे शब्द का मतलब ही चेंज हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो कहा गया, क्योंकि जब केरल में किसी
एक जोड़े ने इसको दायर किया था, तो वहाँ के अधिकारी जो हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने इसको मान्यता देने से इनकार कर दिया। उनकी आपत्ति थी कि ये जो अधिनियम है, स्पेशल मैरिज एक्ट, वो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन के लिए तो वैलिड है, बट इट इज नॉट वैलिड फॉर होमोसेक्सुअल्स या जो भी, अगर हम लोग बात करें तो सेम सेक्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो एक एग्जाम्पल ले लेंगे आप इस अधिनियम का, तो आपको मालूम चल जाएगा कि इस स्पेशल मैरिज एक्ट में यहाँ पे स्त्री और पुरुष वर्ड का प्रयोग किया गया है, अथवा दुल्हा और दुल्हन के मध्य संबंधों के रूप में परिभाषित किया गया है। तो अब दुल्हा और दुल्हन है और दो समलैंगिक हैं, तो या तो दुल्हा दुल्हा हो गया या दुल्हन दुल्हन होंगी। ये भी तो एक चीज है। और ये मानता है जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, वो उसमें स्पष्ट रूप से है कि भाई एक तो दूल्हे महोदय होंगे और एक दुल्हन होंगी। तो इसके थ्रू इस मैरिज को हम मान्यता नहीं देंगे, ये उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था। जो मैरिज रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने इस मामले को कहा कि आप वैधानिक मान्यता देना चाहते हैं, ठीक है, दैट इज ओके, ये कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो कहीं प्रावधान ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई आप स्पेशल मैरिज एक्ट को उठाइए और स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू हमारे इसको कर दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई स्पेशल मैरिज एक्ट इंटर रिलीजन को तो हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ स्वीकार कर रहा है, लेकिन ये समलैंगिक विवाह को तो नहीं स्वीकार कर रहा, क्योंकि स्पष्ट रूप से इस अधिनियम में विवाह को माना गया है कि ये एक ऐसा संबंध है जो एक स्त्री और एक पुरुष का है, या एक दुल्हा का और एक दुल्हन का है। और चूंकि इसमें दो अलग अलग जेंडर्स की बात की गई है, तो ऐसी कंडीशन में इस एक्ट के थ्रू तो आप दोनों के मैरिज को हम लोग रजिस्टर नहीं करा सकते। ये था ओवरऑल केस। अब अगर हम लोग बात करें तो भारत में कई ऐसे जो मुद्दे हैं वो उभर करके आए हैं एलजीबीटी के माध्यम से। तो इसमें अगर आप लोग देखते हैं तो जून महीने में क्या होता है कि एलजीबीटी जो समुदाय हैं, उनके लोग एक जगह एकत्र होकर करके इसके गौरव का जश्न मनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि समाज उनको उन्हीं की स्थिति में स्वीकार करे। मतलब वो जिसके साथ रहना चाहते हैं वो स्वीकार करे। कई लोग इसमें अगर पक्ष लेते हैं तो माना जाता है कि वो बोलते हैं कि भाई आर्टिकल नंबर 21 की अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 21 ये सब लोगों के डिग्निटी को मेंटेन करने की बात करता है और किसी भी व्यक्ति के पर्सनल लाइफ को पर्सनल रहने की बात करता है। ये नहीं कहता कि कोई भी उस पर अनावश्यक दबाव डालेगा या किसी भी तरह का दबाव पड़े। और ये एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 21 को बहुत ज़्यादा मान्यता प्रदान की गई है। आर्टिकल 21 अपने आप में एक स्पेशल ऐसा अधिनियम है जो माना जाता है कि ये व्यक्ति को डिग्निटी के साथ रहने के लिए कहता है। तो ये जो एलजीबीटी समुदाय है, उस एलजीबीटी समुदाय ये मानता है कि भाई उसको यथास्थिति के रूप में स्वीकार करें। और चूंकि भारत में कई समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट दिक्कत है कि जो उनके समुदाय के बाहर के लोग हैं, वो लोग इस स्थिति को स्वीकार नहीं करते, और ये एक अलग सी उनके लिए स्थिति बन जाती है। तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वो क्या करते हैं, एक जून में एक सब लोग एकत्रित हो जाते हैं और एक सेलिब्रेशन करते हैं। एलजीबीटी प्राइड के नाम से उसको सेलिब्रेट करते हैं और ये मानते हैं कि भाई समाज उनको मान्यता प्रदान करेगा। अगर हम लोग बात करें तो एलजीबीटी समुदाय के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत उन लोगों की लड़ाई भी हुई है, और खासकर जो ट्रांसजेंडर्स हैं, उन ट्रांसजेंडर का अपने समाज में पहचान ढूंढने की मशक्कत करनी पड़ती है। कई जनगणनाओं में अगर हम बात करें तो जो ट्रांसजेंडर हैं, उन ट्रांसजेंडर को
मान्यता प्रदान नहीं की गई थी, उन लोगों को मान्यता नहीं दी गई थी, मतलब या तो पुरुष का कॉलम होता था या महिलाओं का कॉलम होता था, ट्रांसजेंडर करके मान्यता नहीं दी गई थी। हालांकि अगर आप देखते हैं तो बाद में अभी हाल ही में ये मान्यता दी गई, फॉर्म में भी आप देखते हैं तो तीनों जेंडर के बारे में दिया जाता है, दैट इज मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, टीजी कर करके दिया जाता है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो जो ट्रांसजेंडर्स हैं, और आज भी कई जगहों पे ये एक जो पुरातन व्यवस्था, ट्रेडिशनल व्यवस्था की हम बात करें तो उसमें जो ट्रांसजेंडर हैं उनको विशेषकर जो अपनी पहचान है, उस पहचान को इस्टेब्लिश करने के लिए बड़ा मशक्कत करना पड़ा है। उनको इस्टेब्लिशमेंट नहीं मिला, समाज में आज भी उनको बहुत अ, हिकारत भरी नज़रों से देखा जाता है। मतलब कोई भी ट्रांसजेंडर अगर कोई काम कर रहा होता है तो फिर अ, वो नहीं माना जाता है, मतलब उसको वैलिडिटी नहीं दी जाती है। तो तीसरे समुदाय के रूप में अभी मान्यता प्रदान नहीं की गई है। इसका मुख्य रीज़न क्या होता है कि भारत में एक आज भी ट्रांसजेंडर को सामाजिक बीमारी मानी गई है, इनको सामाजिक तौर पे कई बारी बहिष्कृत रखा गया है। इसका मुख्य कारण है, मैंने अभी बताया कि न तो ये पुरुषों की श्रेणी में है न महिलाओं की श्रेणी में, जो लैंगिक आधार पर या जो जेंडर कंडीशन है उसमें जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, उस ट्रेडिशनल सोसाइटी का ये एक पार्ट है, और उस पार्ट को लेकर करके इसमें अभी भी उनको वो मान्यता नहीं दी गई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सामाजिक तौर पे वो लोग अपने आप में इतने इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं। उनकी पहचान, उनके कई जो एक ह्यूमन राइट्स हैं, उन राइट्स को भी उनको प्रदान नहीं किया जा पाया है। वो भी उस राइट्स को अगर हम लोग बात करें तो नहीं देख पा रहे हैं, और उनको वो राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसको लेकर करके भी ट्रांसजेंडर्स के भी कई एस्पेक्ट्स हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों को देखा जाना चाहिए, उन्हें भी एक भाई एटलीस्ट ह्यूमन हैं तो उनकी भी पहचान होनी चाहिए। दिस इज द मैटर ऑफ यू कैन से इंडिविजुअलिटी एंड आइडेंटिटी। तो उनकी भी आइडेंटिटी होनी चाहिए, और समाज में उनको आज के दिनों में आप किसी को भी समाज से अलग नहीं कर सकते। सबके समाज में रूल होता है, सबके सोसाइटी में रूल होता है, उस सोसाइटी के रूल से आप अलग नहीं कर सकते। तो ये भी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मामला उभर कर करके आ रहा है। अगर हम लोग देखते हैं तो इसका एक ग्रे शेड ये है, इसका एक नेगेटिव पक्ष ये है कि आज भी भारत में हजारों की संख्या में ये जो एलजीबीटी समुदाय के लोग हैं वो हिंसा के शिकार होते हैं। अ, बेरोजगारी एक उनके मध्य में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भेदभाव उनके साथ में बहुत ज़्यादा होता है। गरीबी और स्वास्थ्य सेवा, खासकर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें और गरीबी की बात करें और बेरोजगारी की बात करें तो ये ट्रांसजेंडर्स में ज़्यादा है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और देश में अभी भी कई स्थान, महानगरों में छोड़ दिया जाए, महानगरों में भी आप स्थिति बहुत सुखद नहीं उनकी पाएंगे। वो बहुत सुखद स्थिति में नहीं है, क्योंकि सोसाइटी आज भी जो है उनको वो मान्यता नहीं देती, या अगर हम लोग बात करें, वो सोसाइटी जो है वो उनको उतनी राइट्स नहीं देना चाहती जिस राइट को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को दिया जाता है। दे आर ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, बट क्या है कि संभवतः प्रकृति से कुछ मिस्टेक हुई है जिसके कारण उनका कोई जेंडर निर्धारित नहीं हो पाया है। तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दिया जा सकता। तो इस माध्यम से भी उन्होंने अपने जो मैरिज है या इन सब चीज़ों को है तो उनको इस्टेब्लिश कराने के लिए ये मैरिज एक्ट की ज़रूरत पड़ी। और विशेषकर अगर हम लोग बात करें तो स्पेशल मैरिज एक्ट में एक मैंने बताया कि एक कमी, सबसे बड़ी कमी क्या हो रही है कि इसमें आप दो चीज़ों को तो हमेशा देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल की तो बात की गई है, लेकिन इस मेल और फीमेल के अलावा ट्रांसजेंडर्स जो हो गए
के लिए कोई उनके संबंध में कोई नहीं है। जो एलजीबीटी समुदाय है उनके लिए कोई भी अगर हम लोग बात करें तो कोई भी चीज़ नहीं किया गया है। ये इसका एक ग्रे शेड है। अगर हम लोग बात करें तो आज भारत में अगर इनके खिलाफ में कोई हिंसा होती है या ये किसी तरह की प्रताड़ना का शिकार होते हैं तो सोसाइटी का एक माइंड फ्रेम ऐसा बना हुआ है, एक मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि अन्य सारी चीजें किसी के लिए भी गंभीर चर्चा महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। लेकिन जो गे मैरिज हो गया, समलैंगिक विवाह हो गया, इस पे कभी बात नहीं की जाती और इस पे बात करना भी एक सामाजिक अपराध ही समझा जाता। मैं जब इस टॉपिक को उठा रहा था और चूंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जब आप एक प्रशासक बनेंगे तो इस तरह के कई मुद्दे आपके सामने आएंगे और आपको इस मुद्दों को सुलझाना पड़ेगा। वैसे समय में हम लोग अगर देखें तो आप अगर देखते हैं तो आज भी भारत में अगर कोई किसी व्यक्ति को किसी की हत्या कर दी जाती है, पहले तो मैंने बताया कि इंटरकास्ट इंटर रिलीजन था, उनकी समस्याएं तो हैं ही। ऑनर किलिंग के मामले में कई इनोसेंट्स की जान गई है, कई इनोसेंट्स को मार दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो आज भी भारत में ये जो कई सोशल बैकवर्डनेस कहें या कंजर्वेटिव बिलीव्स कहें तो इस कंजर्वेटिव बिलीव्स के कारण इसको एक अपराध समझा जाता है। हालांकि वर्ष 2018 में आकर आप देखते हैं तो आईपीसी एक्ट 377 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। लेकिन अभी भी देश में ऐसा कोई भी अधिनियम नहीं है जो कानूनी तौर पे क्या करे कि जो सेम सेक्स मैरिज को मान्यता प्रदान करे। तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं होता। मैंने इस मुद्दे को इसलिए उठाया क्योंकि आपको मैंने बताया कि अभी केरल में ये मुद्दा अभी उठ करके आया हुआ था और केरल में जब इस मुद्दे में जब मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट ज़्यादातर लोगों को ये था कि भाई स्पेशल मैरिज एक्ट में इंटरकास्ट इंटर रिलीजन या एलजीबीटी समुदाय किसी को भी मान्यता दी जाएगी, तो ये इंटर रिलीजन इंटर कास्ट में तो है। लेकिन अभी भारत में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली किसी को भी सेम सेक्स मैरिज को वो मान्यता प्रदान करे। ये अभी भी भारत में नहीं है। बच्चों, आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कुछ मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग से टॉपिक्स लिए हैं। ये जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्योंकि सोशल प्रॉब्लम्स में ये सारी चीज़ें और जो आपके समक्ष आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स में ये सारी चीज़ें उठ करके आएंगी। एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको ज़रूर से आप लोग पढ़िएगा और इस पे मैं आगे भी और जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उन पे चीज़ों को लेकर के आऊँगा। और बच्चों, एक महत्वपूर्ण सूचना मैं ये देना चाहता हूँ कि मैं जनवरी में एथिक्स की विशेष कक्षाएं प्रारंभ करने वाला हूँ और इसमें मैं केस स्टडी पर भी विशेष फोकस करूंगा। केस स्टडी पे भी विशेष फोकस करूंगा। तो आप लोग इस कक्षाओं में जरूर से आइए, इस पे काम करें हम लोग और इस पे करें और इस पे बिल्कुल प्रयास करें ताकि हमारा जो पेपर 4 है, पेपर 2 के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने गवर्नेंस पूरा लगभग कवर करा दिया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पार्ट्स है वो मैं कवर कराना है, तो इस मंथ में हम लोग एंड तक कवर कर लेंगे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों का लगभग कवर हो जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा मैंने गवर्नेंस का पूरा पार्ट कवर करा दिया है आप लोगों को। बाकी बच्चों, आप लोगों से ये विशेष रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लासेस को शेयर जरूर करें। अभी भी देखिए बच्चों की संख्या कम है
और मैं चाहता हूँ कि इसमें आप लोग आइए, बहुत इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं। अगर आप आएंगे तो फिर मुझे भी नई चीज़ों को देने में, नए एक्ट्स को बताने में, कभी भी कोई नई चीज़ आई तो इमीडिएटली उसको आपके साथ शेयर करने में, आपके साथ चर्चा करने में अच्छा लगेगा। लेकिन बच्चों तभी ये संभव है जब आपका स्नेह इसी तरह मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। तो इसके लिए आप लोग शेयर ज़रूर करा करें क्लासेस को, ऑन टाइम आया करें क्लासेस में। कई बच्चे लेट से आते हैं, जैसे अभी भी बहुत सारे बच्चे आप लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्लासेस में लेट से ना आए और सब चीज़ों में टाइमली रखें, तो आप लोग को बहुत सारी नई चीज़ों की जानकारी मिलेगी। और बच्चों, मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि आप लोग इन सारी चीज़ों को, क्लासेस को शेयर करें, और आप अपने क्लासेस को शेयर करने के साथ साथ जब भी आप एनरोलमेंट लें तो मेरे कोड का यूटिलाइजेशन जरूर करें, दैट इज निशांत वन। और आप अनअकैडमी अंडरस्कोर निशांत श्रीवास्तव पे जुड़ जाएं, ताकि आपको मैं बता सकूं कि हमारी क्लासेस में क्या क्या न्यू अपडेट्स हैं, नए कैसी चीज़ें चल रही हैं। और बहुत जल्दी, मैंने बताया इस मंथ में ही मैं आप लोगों के साथ में पेपर 4 का डिस्कशन करने वाला हूँ। पेपर 4 जनवरी में चूंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और 6 मंथ स्ट्रेटजीज कैसे फाइनल करें, तो इस 6 मंथ स्ट्रेटजीज को भी मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ इसी मंथ के एंड में, ताकि हमारे पास में जो 6 मंथ्स हैं, उन 6 मंथ्स को कैसे है हम लोग एक परफेक्शन में लेकर करके जाएं, और वो परफेक्शन आप लोगों के क्लासेस को जरूर से जरूर सफलता में कन्वर्ट करें। आशा करता हूँ कि आप लोग इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहेंगे। बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग क्लासेस में रेगुलर रहिए। आप अनअकैडमी के उस ऐप पे भी, ऐप के थ्रू भी जो क्लासेस हैं उन पे भी जाइए और उनको भी इनरोल कीजिए और उस पे भी आइए। और इनरोलमेंट लेते समय मेरे कोड का यूज़ ज़रूर करें, दैट इज़ निशांत वन। इससे आपको मैंने बताया है कि 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आए लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें, शेयर इट मैक्सिमम। समझ गए बच्चे, शेयर कीजिए इसको मैक्सिमम, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। इस बेल आइकन को प्रेस करें। इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में आप मेरी क्लास के नोटिफिकेशंस को आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड यू फेल्ट एंड एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।